तो आज मार्केट काफ़ी बेहतर मूड में दिख रहा है और आज आप देखें तो रिकवरी काफ़ी अच्छी रही है मार्केट्स के अंदर। करीब 144 पॉइंट की बढ़त इस समय मैं निफ्टी पे देख पा रहा हूँ और करीब 550 पॉइंट की बढ़त मैं बैंक निफ्टी पे इस समय देख पा रहा हूँ। 52,000 के लेवल को हम पार करके कामकाज कर रहे हैं। सुबह हमने 51,000 के सपोर्ट्स बताए थे आपको कि ये आज मार्केट किसी तरह से बचा। 51,200 भी एक आपको एक सपोर्ट बताया था। मार्केट ने सपोर्ट की रिस्पेक्ट की, आज 200 से घूमा और घूम के आप देखा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जब हम सुबह आज बातचीत कर रहे थे निफ्टी की तो 24,000 के लेवल का सपोर्ट आपको बताया था। 24,004 आज का लो है और अभी हम 24,288 पे चल रहे हैं। कहने का मतलब मार्केट ने करीब 250 से 250 पॉइंट की रिकवरी आज मार्केट में दिखाई है अपने निचले स्तरों से। अगर आप निचले स्तरों से देखेंगे तो मार्केट्स काफ़ी बेहतर रहा, इसलिए आप 7 डेज़ का नेट देखेंगे ना निफ्टी और बैंक निफ्टी का, अब आपको पॉजिटिव दिखेगा। जो एक महीने के टोटल गिरावट थी वो एक हफ्ते के अंदर करीब 50% वो आपको पुल बैक के तौर पर आ रही है। हाँ, क्या लेवल से हम बहुत ऊपर आ गए? ऐसा नहीं है। 24,500 के लिए अभी भी तरस रहे हैं और 24,800 तो अभी बहुत दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन आ सकता है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो आज मार्केट्स की उतनी बेहतर नहीं है। आप देखेंगे तो डिक्लाइंस के अंदर आपको एनएससी और बीएससी के नंबर्स थोड़े ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन उसके बावजूद डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बड़े सौदे, बड़े शेयर्स जहां पर फ्यूचर्स भी अवेलेबल होते हैं, उनके संख्या बेहतर है। सुबह यही इंडिया विक्स करीब 6% ऊपर चला गया था। अब इंडिया विक्स लाल निशान में है। ध्यान रखिए 15 आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। 15 से ऊपर जाएगा तो इंडिया विक्स खतरनाक हो जाएगा मार्केट के लिए, और अगर 15 से नीचे रहता है तो मार्केट को फेवर करेगा, कवरिंग कराएगा। एक चीज़ हमने आपको सुबह भी बताई थी कि अगर आप परसेंटेज में काम करना चाहें तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा अच्छा गेन मिलेगा। कोई भी पुल बैक का एक्सपेरिमेंट बैंक निफ्टी पे ज़्यादा करना। हमने आपको सुबह सुबह 2 चार्ट्स भी दिखाए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और ये भी बात भी बताई थी कि बैंक निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, अब इसको पुल बैक दिखाना, जबकि निफ्टी अभी भी वीक है, वीक हैंड्स पे है। और ये भी बताया था कि शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश काफ़ी है। अभी आप निफ्टी बैंक देख रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनी है, हालांकि बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 0.5% है। ये अगर 2 से 2.5% होता तो काफ़ी काम का होता। इसलिए टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करने में भी समझदारी है, जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं करते। ये रेंज का ब्रेकआउट के लेवल क्या है सर? वो है 24,400, 24,800 और बैंक निफ्टी के लिए है 52,800। जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं आ जाते, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आके टकरा के इससे पहले वापस बिखर जाएगी। लेकिन एक दोनों लेवल्स को हमने एक बार अचीव कर लिया तो काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। आज हमारे साथ एक मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे सिग्नेचर ग्लोबल के प्रदीप अग्रवाल जी, उनसे भी जरा बातचीत करेंगे दूसरे तिमाही और छमाही दोनों के हिसाब से, और आगे की थोड़ी गाइडेंस भी लेंगे। उनसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले आपको शुक्रवार को हमारे डेरिवेटिव्स मार्केट का जो शो चाहता है उसका जो मेहमान थे चंदन तापड़िया थे। मैं तो किसी वजह से शो को नहीं कर पाया शुक्रवार को, लेकिन जिनसे भी बातचीत हुई, जो स्टॉक्स रखे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको मैं दिखाता हूँ, फिर आज के मेहमान से भी करेंगे बातचीत। देखिए, एशियन पेंट बेचने की रिकमेंडेशन आई होगी तो करीब 8% का गेन वहाँ से है। इंडस टावर बेचने की रिकमेंडेशन थी, 3% का गेन वहाँ से। इंडियन होटल्स बाय करने की रिकमेंडेशन थी, 2.5% का गेन वहाँ से। क्योंकि मैं शो में था नहीं तो इसलिए मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है कि और इंडेक्स को लेकर वगैरह वगैरह में क्या डिस्कशन हुआ है, लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड हम कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में दिखाते हैं। इसमें जहाँ पे एसएल वगैरह कटे होते हैं वो सब भी हम आपके सामने रखते हैं। कुल मिला के इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर मेरे को एज सच कोई और कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परसेंटेज गेन आपके बहुत बहुत काम आएगा। और अब मैं आप फिर से रिपीट करता हूँ, आप चंदन तापड़िया के जितने भी सौदे सब काट दीजिए। अब आप अजीत मिश्रा की बारी है आज सोमवार को, तो जो पैसा आपके पास है अब अजीत जी के स्टॉक्स लेना शुरू करना, जो आपको अभी गाइड करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। अजीत मिश्रा भी एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाई, उनको भी मैं नमस्कार बोल दूं, और साथ ही सिग्नेचर ग्लोबल की मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, थैंक यू वेरी मच। मैं बस अभी लौट के आपके पास आ रहा हूँ। असल में सिग्नेचर ग्लोबल के दूसरी तिमाही के नंबर्स आए हैं और थोड़ी आगे की गाइडेंस के लिए खुद कंपनी के चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। सर, मैं सिग्नेचर ग्लोबल की नंबर्स को चेक कर रहा था तो प्री सेल्स, कलेक्शन, रेवेन्यू, हर फ्रंट पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। कईयों में ट्रिपल डिजिट है, कईयों में डबल डिजिट है, तो नंबर्स प्रामा फेसी काफ़ी बेहतर लग रहे हैं जो Q2 के आए हैं। बट मेरे को जरा पहले इसी के बारे में पूरा थोड़ा एनालिसिस करके बताइए कि क्या क्या इसके पीछे अच्छे कारण बने और ये भविष्य में भी आगे रहेंगे या फिर थोड़ा डाइसी लगता है आपको? नमस्कार डिम्पी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो कंपनी के
जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, और उसका एक ही रीजन है कि जो लॉन्चेस की हमने गाइडलाइन इस साल की दी हुई है कि लगभग 16,000 करोड़ के लॉन्चेस इस साल में हम करने वाले हैं। और इस H1 में लगभग H1 तक हम 9,000 करोड़ ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 6,000 करोड़ का सेल नंबर ऑलरेडी हम प्री सेल नंबर अचीव कर चुके हैं। आप ये देखिए, अगर प्री सेल नंबर की मैं बात करूं तो हमारी जो गाइडेंस थी कि 10,000 करोड़ का इस बार प्री सेल नंबर हम अचीव करने वाले हैं, उसमें से ऑलरेडी हम लगभग 60% अचीव कर चुके हैं। ऑफ कोर्स इसका एक ही रीजन है कि जो डिमांड है मार्केट में वो बनी हुई है, और हमारा जो की सेगमेंट है जिसे मिड इनकम हाउसिंग हम कहते हैं, वो काफी ज्यादा उसकी डिमांड है। लास्ट अगर इंटरव्यू की मैं बात करूं तो उसके अंदर भी आपने दक्षिण प्रोजेक्ट को हमारे कवर किया था। उसके अंदर लगभग जो टोटल पोटेंशियल है उस प्रोजेक्ट का वो लगभग 8,000 करोड़ से कुछ ज्यादा है। उसमें से पहला फेज हमने सितंबर में लॉन्च किया था, जो बिल्कुल लास्ट में 20 सितंबर के नियर अबाउट लॉन्च किया था। उसमें 10 दिन के अंदर ही लगभग टोटल 2300 करोड़ का सेल हमने उसमें से जनरेट किया है। तो आने वाले वक्त में चाहे आप प्री सेल नंबर के आंकड़ों पर कहें या कलेक्शन की चीजों पर कहें, तो मुझे लगता है वो नंबर्स काफी स्ट्रांग है। कलेक्शंस भी अगर आप देखें तो जो कलेक्शंस के अंदर जितना कलेक्शन हमारा पूरा पूरे साल के नियर अबाउट बैठ रहा था, उसके अंदर H1 के अंदर काफी बड़ा कलेक्शन हमने उसमें से अचीव कर लिया है। मोर देन 80%, लगभग 2100 करोड़ के नियर अबाउट का कलेक्शन हमने 6 महीने में कर लिया है। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस साल की गाइडेंस जो हमने 6,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन की दी हुई है, वो भी हम कंफर्टेबली अचीव कर लें। सर जब मैं सारे नंबर्स पढ़ रहा था, आप भी बता रहे थे, इसमें एक दक्षिण वाला तो मैटर है ही, और एक टाइटेनियम एसपीआर से भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन हुई है। सर जरा इसका नंबर बताएंगे, इसका नंबर कितना है? करीब 3,000 करोड़ है क्या? देखिए, जो हमने टाइटेनियम एसपीआर किया था उसका जो हमारा जो लॉन्च थे वो लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा के थे, जिसमें से हमने लगभग 2,700 करोड़ अचीव कर लिया था ऑलरेडी। आने वाले वक्त में जो टाइटेनियम एसपीआर है उसका फेज 2 भी लॉन्च होना है, और जो अभी मैंने जिक्र किया जिसका दक्षिण विस्टा के नाम से, उसका भी फेज 2 जो है वो करंट क्वार्टर के अंदर ही ये दोनों प्रोजेक्ट हम होपफुली लॉन्च कर देंगे। दक्षिण विस्टा तो ऑलरेडी हम करंट क्वार्टर में लॉन्च कर ही चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो हमारा प्रीसेल नंबर है हम उस पर बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन लिए हुए हैं कि आराम से हम कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। एंड आपने भी जब भी कवर किया है तो आपने डिमांड देखी है, जिस तरीके से कस्टमर्स का रिस्पॉन्स रहा है वो काफी जबरदस्त रहा है। हम्म। नहीं सर, मैं तो खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, क्योंकि मैं आपके 2-4 जो भी इवेंट हुए उसके अंदर खुद में अवेलेबल भी था, और मैंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ थी, तब हमारी आपसे बातचीत भी हुई उस समय। तो अच्छा सर, मैं यही पॉइंट करना आपसे चाहता हूँ, जैसे हमने 10,000 करोड़ का टारगेट रखा है कि हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में अचीव कर लेंगे, और अभी आप मेरे को बातचीत में ये भी बता रहे थे कि मोर देन 60% तो आपने अचीव कर भी लिया है। तो आगे की गाइडेंस में ये एक्सपेक्ट करूँ कि 31 मार्च से पहले पहले 10,000 करोड़ का नंबर आ जाएगा? देखिए डिम्पी जी, फिंगर क्रॉस, क्योंकि जिस तरीके का एक पैटर्न चला हुआ है, अगर आप इस कैलेंडर ईयर की भी बात करें तो मैं इस आपके सवाल का जवाब ऐसे देना चाहूंगा कि जो इस कैलेंडर ईयर के अंदर लास्ट 9 महीने में 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर की बात करें तो जो टोटल नंबर है हमारा वो लगभग कोई 9,500 के नियर अबाउट का है। तो एवरी मंथ हम 1,000 करोड़ रुपए का सेल नंबर अचीव कर रहे हैं बहुत कंफर्टेबली। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑफ कोर्स मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ, मुझे लगता है भी कि आराम से कंफर्टेबली जो ये टारगेट हमने दिए हैं इसको हम ओवर अचीव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो पैटर्न आपको नजर भी आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं थोड़ा एक सीधा बायर से मैं ज़रा इन्वेस्टर्स पे आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपके इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं शेयर्स के अंदर। मेरे को आप थोड़ा ये बताइए कि गुरुग्राम जो आपके लिए मेजॉरिटी बड़ी मार्केट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं कोई स्लो डाउन का, कहीं पे कोई थकावट का, हालांकि आपके प्रोजेक्ट्स को देख के लगता नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल वैसे पता करना चाहता था आपसे कि कहीं कोई दिक्कत, कुछ ऐसा कोई पॉइंट, कहीं फटीक, कहीं सैचुरेशन, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? देखिए डिम्पी जी, मार्केट में जो अगर टॉप सेगमेंट की बात करें वहां थोड़ा सा सैचुरेशन नजर आ रहा है,
लेकिन क्योंकि पीछे रैपिडली काफी प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल भी बात है कि अगर प्राइसेस कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं तो एक ना एक लेवल के ऊपर आकर थोड़ा सा रुकते हैं। सो शायद मुझे लगता है वो पॉइंट अभी शायद गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर ने अचीव भी किया है। लेकिन अगर मैं टिकट साइज की बात करूं, जिसका टिकट साइज 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए के आसपास का है, इस टिकट साइज के अंदर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं हुए लास्ट 6 महीने में। सो उसका जो एक डिमांड था वो काफी ज्यादा अभी पेंडिंग था, और यही एक रीजन रहा है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट था दक्षिण विस्टा जो सोना रीजन में है, उसके अंदर काफी ज्यादा एक एक्साइटमेंट लोगों के अंदर दिखाई दी है। एंड मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ ये जो टिकट साइज है मिड इनकम का, जहां मोस्टली लोग सैलरीड क्लास हैं बायर एंड फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, इसके अंदर जो ग्रोथ है वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी उतनी ज्यादा स्ट्रांग है जो आज से 3 महीने या 6 महीने पहले थी, लेकिन फिर भी अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं तो मुझे लगता है यस, जो एंड यूजर हैं या जो सैलरीड क्लास लोग हैं या जो अपनी इन्वेस्टमेंट भी राइट लोकेशन पर करना चाहते हैं, उन लोगों का इस वक्त एक लेवल पर रुझान बना हुआ है। वो पर्टिकुलर डेवलपर वाइज जा रहे हैं कि जहां राइट साइज, राइट प्राइस और राइट लोकेशन है और साथ में राइट डेवलपर भी है, तो वो जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल। सर बस एक छोटा सा सवाल के साथ इस इंटरव्यू को मैं रैप अप करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकिंग हाउसेस ने आपके जो टारगेट दिए, जैसे मैं मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने तो 2,000 रुपये तक के भी टारगेट दिए हुए हैं, और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं मार्केट के अंदर। सर आप गुरुग्राम के अलावा मार्केट में खबर ये भी आ रही थी कि आप नोएडा की तरफ भी रीच करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा बाजार है रियल एस्टेट के अंदर, काफ़ी ग्रो भी हुआ है। ये बात में कितना दम है, और अगर बात में दम है तो आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं? सो डिप्पी जी देखिए, कोई भी कंपनी जो रियल एस्टेट में ग्रो करती है उसके लिए एस्पिरेशन रहती है कि वो दूसरे एरियाज को टैप करे। ऑफ कोर्स हमारी एस्पिरेशन भी है कि आने वाले वक्त में चाहे गुरुग्राम हो या और गुरुग्राम के सटे हुए जितने भी एरियाज हैं, चाहे नोएडा हो या दिल्ली हो, जरूर आने वाले वक्त में हम टैप करेंगे। और ऑफ कोर्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में नोएडा में भी जरूर कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हम दिखाई देंगे, क्योंकि अभी कंपनी गुरुग्राम में काफी मैच्योर हो चुकी है। इवन दो हमारे फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे हैं, लगभग पाइपलाइन हमारी 35 मिलियन के नियर अबाउट है। उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर अब क्योंकि हम बहुत रिस्क जोन से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि मैच्योर हो गए हैं, सो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है किसी भी एरिया को, खास करके नोएडा जैसी जगह को, या जो यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा है, या दिल्ली में भी किसी एरिया को टैप करना, अब मुझे लगता है हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हम हैं। तो आने वाले वक्त में जरूर हम आपको दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बातचीत करके, थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, और आपसे मैंने इशारों इशारों में ये बात पूछना भी चाहा, और आपने बड़ी स्मार्टली उसके बारे में बताया कि कैलेंडर ईयर के अंदर ही आप 9,500 करोड़ देख लेंगे, आपको ज़रा वेट नहीं करवाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं भी हैं सर कि आप अच्छे से ग्रो भी करें और आप अलग अलग सिटीज़ में भी दिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर समय देने के लिए, थैंक यू। तो मार्केट का अपना तरीका है कैलकुलेशंस करने का, तो प्रदीप जी ने भी आपको ये बात सारी बता दी है कि सिग्नेचर ग्लोबल आगे कैसे ग्रोथ करना चाहता है, और 10,000 करोड़ रुपए का जो नंबर है, एक बड़ा नंबर दिया था उन्होंने, उसके बाद से थोड़ा मार्केट के अंदर शेयर भी ऊपर आया, और अभी नई नई रिपोर्ट्स 2-2 हज़ार के टारगेट्स भी दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अजीत मिश्रा इस बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं रैलीगर सिक्योरिटी से। अजीत सर ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना टेक दे दीजिए, फिर हम शेयर्स पर आएंगे। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं मार्केट के करेक्टिव टोन के साथ, और दूसरा कि अब जो दायरा है वो 24,000 24,500 का, वो अभी भी इंटैक्ट है। जैसे कि आज के सेशन में आपने देखा कि 24,000 को दोबारा से हमने लोअर एंड पे टेस्ट किया, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पे देखिए, इंडेक्स में तो अभी तक साइडवेज टोन बना हुआ है, बट जिस तरीके से आज रिकवरी देखने को मिली है, और बैंकिंग जो कि कल लास्ट वीक तक आईटी था फोर फ्रंट पे, बाकी सारे सेक्टर्स आपके बैकफुट पे थे, बैंकिंग में दोबारा से एक अटेम्प्ट हुआ है रिकवरी का, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है दोबारा से आप 24,500 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे इंडेक्स में। बट
वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आपने शो की शुरुआत में ही बोला कि यहाँ थोड़ा-सा कॉशन रखने की ज़रूरत है। तो रेंज को प्ले करिए, तो अभी के हिसाब से 24,200 के पास डिप मिलता है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से आपको एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। 24,300 वाली कॉल जो कि करीब अभी 95 के पास ट्रेड कर रही है, वो शायद आपको 90 के पास मिल जाएगी, तो उसको आप लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 40 के स्टॉप लॉस के साथ 150-180 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। बट क्योंकि मेन फोकस एरिया बैंकिंग पे है, बैंकिंग में जिस तरीके से इसमें भी देखिए एक रेंज बनी पड़ी है करीब 50,500 से लेकर 52,600 की। तो इस बार दोबारा से आप अपर बैंड के पास जा रहे हैं। प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में से कुछ एक सिलेक्टिव नाम है जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। पीएसयूज़ भी अच्छा कर रहे हैं। तो दोबारा से भी आपको रिकवरी देखने को मिली। तो बैंकिंग में भी बाय की ही रिकमेंडेशन होगी। यहाँ 52,200 वाली जो कॉल जो करीब 225 के पास ट्रेड कर रही है, इसमें लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी करीब-करीब 140 के स्टॉप लॉस के साथ 350 के पोजीशन टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। तो आपने जो ऑप्शंस के ट्रेड दिए अभी छप के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उन्हीं ऑप्शन से एक्सपेरिमेंट करो, सीधा फ्यूचर्स अभी ना लो। ये ऑप्शंस लिखी हुई मिल रही है आपको, 24,300 की स्ट्राइक है, 90 रुपये का भाव है, 40 का स्टॉप लॉस लगाना, 150 का टारगेट है। ध्यान रखिएगा जो कॉल्स हम आपको दे रहे हैं इस कॉल्स के रिग्रेसली लेवल्स पे एंट्री करनी है, ऊपर नीचे एंट्री मत करना, रिस्क रॉड खराब हो जाएगा। स्टॉप लॉस 140 का है, अगर आप 225 पे ले रहे हैं 52,200 वाली कॉल, और ये 13 नवंबर की डेरिवेटिव एक्सपायरी, दोनों की एक्सपायरी का डेट थोड़ा टाइम अलग अलग है। और वैसे भी हफ्ता छोटा है, शुक्रवार की छुट्टी है, तो आज सोमवार हो गया, सोम मंगल बुध और बृहस्पति 4 दिन आपको मिलेंगे इन दोनों एक्सरसाइज, इन ट्रेड को एक्सरसाइज करने में। ठीक है, तो 350 तक का टारगेट है। फटाफट से शेयर्स भी नोट करते जाइएगा। आज के तेज़ी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। पावर ग्रिड और विप्रो दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज तेज़ी बन रही है। सर एक बार जरा आपका टेक चाहिए। पावर ग्रिड तो आज काफ़ी ऊपर है, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, पावर वाला सेगमेंट ही पूरा ऊपर है आज तो। जरा देख के बताइएगा सर, कोई सौदा बचा है कि अभी छोड़ दें इन सबको? और दूसरा विप्रो चेक करना सर। बिल्कुल डिम्पी, देखिए पावर ग्रिड में काफ़ी एक डिसेंट करेक्शन के बाद जो कि इसने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने से करेक्टिव फेज में था। आज एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ इसने पिछले करीब 10-15 दिन की जो भी करेक्शन थी उसको एनगल्फ कर लिया है। बहुत ग्रेजुअल डिक्लाइन से और बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक है, तो इंडिकेशन तो है कि ये इस रिकवरी को और स्ट्रेंथन करेगा। अगर 100 ईएमए के ऊपर ये क्लोज कर पाता है 325 के जोन के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग और बढ़ सकती है। तो 324 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 340 तक के टारगेट्स के लिए। आईटी एज अ पैक ही देखिए बुलिश व्यू है हमारा, कंसिडरिंग कि लास्ट वीक भी इसमें आउट परफॉर्मेंस आई थी जबकि मार्केट बैकफुट पे थी। विप्रो पे भी अच्छी पोजीशनिंग है, अपने जो 52 वीक हाई है उसको रिक्लेम कर लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे करीब 565 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है, तो ये जब तक होल्ड हो रहा है तब तक लॉन्ग पोजीशंस आप मेंटेन कर सकते हैं। और ऊपर पे करीब-करीब आप 605-610 तक के पोजीशन टारगेट के लिए विप्रो को लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो विप्रो का नंबर्स अभी आपके स्क्रीन पर छप के आ जाएगा, लेवल्स वो भी नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखें जो भी अजीत सर आपको ट्रेड दे रहे हैं, जिनका भी स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल रहा है, ये इनके रिपोर्ट कार्ड का भी हिस्सा बनता जा रहा है और आपको भी सौदा लेना ही है। अब आप चाहे एक लें, दो लें, आप सारे लें, आप बिल्कुल ना लें, ये आपकी कॉल है, लेकिन हम आपको छांट के शेयर आपके सामने रखना चाहते हैं। शॉर्ट कवरिंग के भी 2 शेयर हैं, आरईसी उसमें आपको दिख गया, आरईसी, और दूसरा शेयर है मारुति का। सर जरा दोनों शेयर्स चेक कर लो, मारुति और आरईसी के अंदर कोई ट्रेड है तो। बिल्कुल देखिए, आरईसी डिम्पी काफी लंबे टाइम बाद बेसिक एक बहुत टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा था और दोबारा से अपर बैंड के पास आ गया है और ये आज की हमारी रिकमेंडेशन में भी है। तो एंटिसिपेशन ये है कि अब जो कि कंसोलिडेशन था, पॉसिबली अटेम्प्ट होगा एक ब्रेकआउट का जो कि स्टॉक को करीब 565 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 526 के स्टॉप लॉस के साथ। मारुति में भी कहीं न कहीं उसी तरीके के आपको रिबाउंड रिकवरी का एक इंडिकेशन है। काफ़ी एक अच्छी गिरावट 13,400 के लेवल से करीब 10,800 तक के एक डिक्लाइन। तो अब एक रिकवरी का अटेम्प्ट है, बट यहाँ पे आपको 11,600 के पास लॉन्ग टर्म एवरेजेस का एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अभी यहाँ पे मारुति में वेट एंड वॉच है। अगर आपके पास कोई पोजीशन है, आप बने रह सकते हैं 11,350 के स्टॉप लॉस के साथ, बट फ्रेश बाइंग के लिए 11,600 के ऊपर ही बाय करें। उस केस में 12,000 तक के टारगेट्स बनेंगे।
ओके ठीक है, कंडीशन के साथ आपको मारुति का ट्रेड भी मिल गया। अब जरा शॉर्ट्स के सौदे चेक करवा लेते हैं सर आपसे, लेके आइए शॉर्ट्स के भी ट्रेड। सिप्ला बर्जर पेंट, सर बर्जर पेंट तो थोड़ा दर्द झेल रहा है एशियन पेंट्स का भी, और सिप्ला एक और शेयर है जहां पर आज थोड़ी गिरावट है। तो बिकवाली वाले दोनों सौदे आपकी स्क्रीन पर है सर, जरा कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा। देखिए सिप्ला में काफी स्ट्रांग मूव के बाद दिन भी एक कंसोलिडेशन चल रहा था, जिसका आज इंडिकेशन है कि शायद आपको एक नेगेटिव ब्रेक देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको सपोर्ट्स काफी ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड कैप लग रही है, करीब 15-25, 15-30 का जोन है, वहां पे आपको सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, कंसिडरिंग कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे है। तो यहाँ पे उन लेवल्स के पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। वहीं पे बर्जर पेंट, जैसा कि आपने भी बताया कि एशियन पेंट्स की मार झेलना और ओवरऑल ट्रेंड काफी टाइम से एनीवेज नेगेटिव है, यहाँ एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशंस हैं भी। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि कोई बाउंस मिले करीब 505 510 के जोन में, वहां पे आपको शॉर्टिंग के लिए देखना चाहिए 518 के स्टॉप लॉस के साथ 480 तक के टारगेट्स के लिए, बट नॉट एट द करंट लेवल्स। बाउंस का जरूर वेट करिए। ठीक है, बाउंस पे ही इसको अगर आप बेचेंगे तो ही ठीक बनेगा, नहीं तो नहीं। इसमें कंडीशन लगी हुई है, सारी कंडीशंस हम छाप के आपके सामने रख रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब सारे ट्रेड वापस से घुमा दीजिएगा इन बिटवीन, अगर किसी से कोई मिस हो गया तो ताकि वो कुछ छूट ना जाए किसी से भी। सर 2 अनवाइंडिंग के शेयर है, बाद में पता करता हूँ, पहले अपने ट्रेड बता दीजिए, फिर अनवाइंडिंग के शेयर भी पता करूँगा। पहले आपके अपने 2 सौदे सर। बिल्कुल डिप्टी, तो देखिए जैसे हमने बात की कि आईटी में लास्ट वीक से ही स्ट्रेंथ है, और विद इन द आईटी बास्केट अगर बात करें लार्ज कैप आईटी नेम में एचसीएल टेक, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास अभी ट्रेड कर रहा है। इंडिकेशन यहाँ से है कि ये मूव और स्ट्रेंथन हो सकता है, करीब 1920 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। तो यहाँ पे 1854 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं एचसीएल टेक में। और आरईसी जैसे कि हमने बात की भी थी कि काफी मेजर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे अब एक रिकवरी और एक रीबाउंड की इंडिकेशन है, जो कि करीब स्टॉक को 565 तक ले जा सकता है। तो इसमें भी लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 526 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर, आपके दोनों सौदे भी नोटेड हैं, आरईसी तो मैच ही हो गया हमारे साथ। इनफैक्ट एचसीएल टेक आपकी तरफ से नया है सर। 2 अनवाइंडिंग के ट्रेड भी हैं, जरा जल्दी से इस पर भी बता दीजिएगा, फिर शो को रैप करेंगे। एस्ट्रल लिमिटेड है, औरोबिंदो फार्मा है सर, इन दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़े। देखिए एस्ट्रल में डिप्टी काफी लंबे टाइम से करेक्टिव टोन है, और आज के सेशन में इनफैक्ट जो प्रीवियस स्विंग लो था, जो काफी क्रिटिकल था, उसके नीचे स्लिप हुआ है। तो इंडिकेशन तो यही है कि आप 1600 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यस, यहाँ पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1760 के स्टॉप लॉस के साथ 1610 तक के टारगेट्स के लिए। औरो फार्मा एट दी सेम टाइम मेरे हिसाब से एक्सट्रीम प्रेशर झेल रहा है, और ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज, एक बाउंस उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी। तो डाउन साइड यहाँ पे कैप लग रहा है मुझे, करीब 1230 के पास आते आते तक शायद ये गिरावट थमते हुए नजर आएगी आपको। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वेट करिए, एक बाउंस आता है 1310 1320 के, वहां पे आप शॉर्टिंग के लिए देखिएगा, नॉट एट द करंट लेवल्स। ठीक है सर, डन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। जो भी ट्रेड आपने हमको बताए हैं सभी के सभी ट्रेड हमने घुमा दिए हैं स्क्रीन पर। अगर फिर भी किसी से कोई छूट गया हो तो यूट्यूब पे जाके थोड़ा आगे पीछे करके देख ले। सभी लेवल्स रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा स्टॉप लॉस के, और टारगेट पे भी निकलते जाएगा। हम रिपोर्ट कार्ड के जरिए कल आपको जो भी ट्रेड हमने आपके सामने रखे हैं सबका रिपोर्ट कार्ड बना के आपके सामने उतार भी देंगे। अजीत सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।